दिन था 6 सितंबर 2007। ला विक्टोरिया शहर में एक शख्स जिसका नाम कार्लोस था, वो अपनी गहरी नींद से जागता है। उसे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबे टाइम से वो सो रहा था और अब वो नींद से जागा है। लेकिन उसे जब होश आया तब उससे अपनी आंखें नहीं खोली जा रही थी। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थी और साथ में उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। और वो ठंड इतनी ज़्यादा भयंकर थी जो कि एक नॉर्मल शरीर को जमाने के लिए काफ़ी थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगा था, क्योंकि उससे एक तो अपनी आंखें नहीं खोली जा रही थी और ऊपर से उसने अपने शरीर को मूव करने की कोशिश की लेकिन उसका शरीर भी बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर पैरालाइज हो चुका है, उसके शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था। और थोड़ी देर के बाद वो सोचने लगता है कि ऐसे पैनिक करने से कोई भी हल नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं शांत रहता हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे पता ही चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई यहाँ पर आएगा और मुझे बताएगा कि मेरी ये हालत कैसे हुई और मैं पैरालाइज कैसे हो गया। और फिर वो अपनी वो लास्ट राइड के बारे में सोचने लगा, जिसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। अब वो अपने उस लास्ट टाइम की मेमोरी को याद करने लगा कि उसके साथ लास्ट टाइम पर क्या हुआ था, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचा होगा। अब उसे थोड़ा थोड़ा याद आया कि उसके पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आया था। उस फ्रेंड ने कहा था कि हम बाइक राइड पर चलते हैं, लेकिन वैसे तो ये पहले मतलब कि जब ये जवान हुआ करता उस टाइम पर बहुत सारी बाइक राइड अपने दोस्तों के साथ किया करता। ये बहुत दूर दूर जाया करता, ड्रिंक वगैरह किया करते, बहुत इंजॉय किया करते। लेकिन अब ये 33 साल का हो चुका था और इसकी शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब इसने बाहर जाना बहुत ही कम कर रखा था। लेकिन जिस दिन इसके फ्रेंड का इसके पास फ़ोन आया उस दिन बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो रखा था, जिसके बाद ये उसको मना नहीं कर पाया और उसके साथ बाइक राइड पर चला गया। और बाइक राइड पर जब ये गया वहां पर ला विक्टोरिया की सड़कों पर घूमते हुए इसने एक राइट टर्न लिया। राइट टर्न जैसे ही इसने लिया वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसके साथ इसकी भिड़ंत हो गई और उसके बाद से इसे कुछ भी याद नहीं कि इसके साथ वहां पर क्या हुआ था। फिर उसने महसूस किया कि जिस जगह पर वो लेटा हुआ है उसकी पीठ के नीचे कोई भारी ब्लॉक जैसी चीज लगाई हुई है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट ऊपर की ओर उठी हुई थी और साथ में उसके दोनों हाथ साइड में झूल रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और फिर कार्लोस महसूस करता है कि उसके पास दो शख्स चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों शख्स कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और उन बातों को कार्लोस बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसे पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अभी भी कार्लोस अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और साथ में वो अपने हाथ और पूरी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। और कार्लोस और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दोनों शख्स बात करते करते बिल्कुल कार्लोस के ऊपर आकर खड़े हो गए। और थोड़ी देर में कार्लोस ने महसूस किया कि उसकी ठोड़ी में कुछ पैनी चीज आकर चुभी है, जैसे कि कोई नुकीली चीज है लोहे की, वो चीज आकर उसकी ठोड़ी में चुभी है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। ये दर्द बहुत ही ज्यादा भयंकर था जिसको वो झेल नहीं पा रहा था। वो ये देखना भी चाहता था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी ठोड़ी में ये क्या चुभा रहे हैं, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी ना तो वो अपनी आंखें खोल पा रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था। और इसके बाद कार्लोस ने सुना कि उन दोनों शख्स में से एक शख्स ने एक मशीन को उठाया और उसको ऑन कर दिया। मशीन ऑन होने की आवाज़ कार्लोस को सुन गई थी और वो मशीन अब धीरे धीरे कार्लोस के पास आ रही थी, जिसकी वजह से कार्लोस अब बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों शख्स हैं कौन और ये मशीन से क्या करने वाले हैं, जिसकी वजह से अब उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगा था। और जब वो मशीन उसके बिल्कुल पास में आ गई तभी वो मशीन दोबारा से बंद होती है और बंद होने के बाद उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि ओ माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात कहने के बाद वो कुछ नुकीली चीज़ दोबारा से कार्लोस की ठोड़ी पर चुभाता है और ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो आदमी यहाँ पर नहीं रुकने वाले थे, वो बार बार उसकी ठोड़ी में वो पैनी चीज़ को चुभाए जा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी ठोड़ी के नीचे यानी कि उसके जबाड़े के नीचे किसी नुकीले चाकू को उसके जबाड़े के नीचे घुसाया गया है और इसकी वजह से उसके शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था कि वो इस दर्द को सहन ही नहीं कर पा रहा था। और इसकी वजह से
इसका शरीर अपने आप से लड़ता है और इसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। आंखें खुलते ही इसने ऊपर की तरफ देखा। इसकी आंखों के ऊपर बहुत तेज रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से इसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर आंखें खोले रखने के बाद इसकी आंखें उन लाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाती है, यानी कि इसको अब बाहर का दिखने लगा था। इसने देखा कि सामने दो शख्स खड़े हैं। उन दोनों को देखकर ये सोच रहा था कि ये दोनों शख्स है कौन। उन दोनों व्यक्तियों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, साथ में बड़े बड़े गॉगल्स अपनी आंखों पर लगाए हुए थे और इनमें से एक व्यक्ति के हाथ में एक नीडल है और उसके अंदर एक काले रंग का धागा भी जुड़ा हुआ है और वही धागा उसकी ठोडी से भी जुड़ा हुआ था, यानी कि जो वो व्यक्ति था वो उस धागे से उसकी ठोडी को सील रहा था। इसके बाद कार्लोस उन दोनों को बड़ी भयानक तरीके से घूरता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों व्यक्ति है कौन और मेरे जबाड़े को ये लोग क्यों सील रहे हैं, और ना ही इन्होंने मुझे कोई एनीस्थीसिया वगैरह दिया। ये बिना एनीस्थीसिया के ही मेरे जबाड़े को क्यों सीलने को लगे हुए हैं। और वो दोनों व्यक्ति भी कार्लोस को ऐसे ही घूर कर देख रहे थे। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति एकदम से खड़ा कैसे हो गया। और इसके बाद जो कार्लोस था उसे होश तो आ गया था। अब उसकी बॉडी भी धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो अपनी गर्दन को उठाकर अपने नीचे की तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल न्यूड वहां पर लेटाया गया था और एक मेटल की टेबल थी जिसके ऊपर उसे लेटाया गया था। ना ही उसके ऊपर कोई कपड़ा था, ऐसे ही उसे मेटल की टेबल के ऊपर लेटा दिया गया था। और जो उसकी चेस्ट ऊपर उठी हुई थी वो इसलिए उठी हुई थी क्योंकि उसके कंधों के नीचे, यानी कि चेस्ट के बिल्कुल नीचे एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट ऊपर की ओर उठी हुई थी। और साथ में उसने अपनी चेस्ट की तरफ देखा। उसकी चेस्ट पर एक वाई का सिंबल बनाया गया था। और इसके बाद कार्लोस ने अपने राइट साइड में देखा, वहां पर टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी गई थी और उस प्लेट के अंदर बहुत सारे टूल थे, बहुत सारे औजार उस प्लेट के अंदर रखे गए थे और साथ में एक आरी भी रखी गई थी, यानी कि एक गोल ब्लेड वाली मोटर वाली आरी, जिसकी ऑन होने की आवाज कार्लोस ने सुनी थी। और इसी मशीन से किसी भी इंसान की बॉडी को काटा जाता है जब उसका पोस्टमार्टम होता है। और अब कार्लोस उन दोनों डॉक्टर्स की तरफ देख रहा था कि ये दोनों मेरे साथ क्या कर रहे थे। अब उसे समझ आ रहा था कि शायद ये मेरा पोस्टमार्टम करना चाहते थे। जिसके बाद अब उसे पिछली मेमोरी भी याद आने लगी कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उस दिन उसके पास उसके दोस्त का फोन आया था, जिसके बाद वो उसके साथ बाइक राइड पर चला गया था। और बाइक राइड पर जाने के बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद किसी ने इमरजेंसी सर्विस पर फोन कर दिया और इमरजेंसी सर्विस वाले वहां पर आते हैं। वहां पर आने के बाद उन्होंने चेक किया कि कार्लोस की नब्ज बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। जिसके बाद उसे उठाकर मोर्चरी में भेज दिया गया और मोर्चरी में लाने के बाद इसके सारे कपड़े उतारकर इसको एक मेटल की टेबल के ऊपर लेटा दिया गया और इसके कंधों के नीचे एक लकड़ी का ब्लॉक लगा दिया गया। इसकी चेस्ट के ऊपर एक वाई सिंबल ड्रॉ किया गया ताकि इसकी बॉडी को काट सके। और वाई सिंबल बनाने के बाद वहां पर वो दोनों डॉक्टर आते हैं जिनको अब इसका पोस्टमार्टम करना था। और वही डॉक्टर थे जिनको कार्लोस ने देखा था। और कार्लोस का पोस्टमार्टम करने से पहले डॉक्टर्स ने देखा था कि उसकी जो ठोडी है उसके अंदर से खून आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि मरने के बाद किसी के शरीर से ऐसे खून नहीं बहता। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये खून बहकर जब हम पोस्टमार्टम करेंगे उसके बीच में चेस्ट वगैरह पर ना गिर जाए, इसलिए ये नीडल उठाते हैं, नीडल में धागा डालते हैं और धागा डालकर उसकी ठोडी को ये सीलना शुरू कर देते हैं। और उसी का दर्द कार्लोस महसूस कर रहा था। जो उसकी ठोडी पर वो पैनी चीज चुभ रही थी वो नीडल ही थी। और जब वो दोनों डॉक्टर उसकी ठोडी की सिलाई कर रहे थे कि तभी कार्लोस को होश आ गया था। और कार्लोस और वो दोनों डॉक्टर एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। डॉक्टर भी अब समझ चुके थे कि ये जीवित है और जिसकी वजह से इसकी ठोडी से खून बह रहा था। जिसके बाद वो डॉक्टर सोचते हैं कि हमें अब इसकी सहायता करनी है, लेकिन वो उसकी पूरी तरह से सहायता नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, इसलिए वो पीछे हटने लगे। और इसके बाद वो दोनों डॉक्टर वो पेपर्स निकालते हैं जिसके ऊपर ये ऑर्डर लिखा गया था, यानी कि उनको ऑर्डर दिया गया था कि इस आदमी की ऑटोप्सी करनी है, यानी कि इसका पोस्टमार्टम करना है। और उस पेपर को लेकर वो कार्लोस की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो कार्लोस को ये बता सके कि हम तो सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जो हमको ऑर्डर दिया गया था हम उसको फॉलो कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो कार्लोस की पत्नी थी वो बाहर ही बैठी थी,
उसे पता चला जब कि कार्लोस होश में आ चुका है, यानी कि वो जिंदा है। ये सुनते ही वो भागकर कार्लोस के पास आती है और उसकी मदद करने लगती है। सबसे पहले तो वो कार्लोस को उस टेबल से उठाती है, उसके नीचे से वो लकड़ी का ब्लॉक हटा देती है। वैसे तो कार्लोस होश में आ चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, क्योंकि एक तो उसका एक्सीडेंट हो चुका था, उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े घाव भी थे, वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और साथ में वो इस हादसे को भुला नहीं पा रहा था कि उसको जिंदा ही काटा जा रहा था, यानी कि उसकी जिंदा ही अवस्था में पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इस चीज को वो भुला नहीं पा रहा था और इसी की वजह से वो बहुत शोक में था। और जो ये कार्लोस की वाइफ थी, उस दिन ये यहाँ पर कार्लोस की डेड बॉडी को पहचानने के लिए आई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने इसके पास फोन किया था कि ऐसे ऐसे आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है, आप आकर एक बार चेक कर ले कि वो आपका ही पति है या फिर कोई और। ये उसको देखने के लिए आई थी, लेकिन इसको नहीं पता था कि इसका पति अभी भी जिंदा है। जिसके बाद इसकी पत्नी इसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ पर इसका अच्छे खासी तरीके से इलाज किया जाता है और बहुत जल्दी ये रिकवर भी हो जाता है। और जो वो पेपर डॉक्टर्स ने इसकी तरफ फेंका था, उस पेपर को ये संभाल के रख लेता है। और रिकवर होने के बाद ये ऑर्डर पेपर लेकर ये एक न्यूज़ रिपोर्टर के पास गया और न्यूज़ में जाकर इसने ये सारी कहानी अपनी सबको बताई और साथ में इसने वो ऑर्डर वाला पेपर भी दिखाया और इसकी ठोडी पर जो निशान थे वो भी दिखाए। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो उन डॉक्टर्स की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको जो ऑर्डर मिला था उन्हें तो बस वो फॉलो करना था। गलती यहाँ पर सारी इमरजेंसी सर्विसेज की है, क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचे थे उन्हें चेक करना था कि इसकी डेथ हुई है या फिर ये जिंदा है, क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचे थे उस टाइम पर कार्लोस की धड़कन थोड़ी थोड़ी चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा धीमी थी जिसे वो सुन नहीं पाए और उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया। अगर वो इसका थोड़ा सा ध्यान से चेकअप करते तब ये पहचान पाते कि ये अभी भी जिंदा है। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से एक इंसान का जिंदा अवस्था में ही पोस्टमार्टम होते होते बिल्कुल थोड़ा सा बच गया। अगर थोड़ी देर और उसे होश नहीं आता तो उसको तो बिल्कुल काट ही दिया जाता। ये तो सिर्फ एक मामला है, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे मामले पता नहीं कितने होंगे। क्या पता किसको डॉक्टरों ने काट दिया होगा, जो ऐसे पैरालाइज अवस्था में पड़ा होगा और उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया होगा। लेकिन बाद में डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ होगा कि हमने इसको जिंदा ही काट दिया था, लेकिन इस चीज़ को बाद में दबा दिया जाता होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए जब वो ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऐसी ही एक स्टोरी सुनाई थी, जिसके अंदर एक इंसान को बिना एनेस्थीसिया दिए ही उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगर आप लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। वेस्ट वर्जीनिया में एक शर्मा नाम का व्यक्ति रहा करता, जो कि अब 73 साल का हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी सारी की सारी कोयले की खदानों को समर्पित कर दी थी, क्योंकि वो जब जवान हुआ था उसने काम धंधा शुरू किया था, वो सिर्फ कोयले की खदानों में ही किया था। वो हमेशा ही कोयले की खदानों में जाया करता, वहाँ पर माइनिंग वगैरह हुआ करती और वहीं से वो कोयला वगैरह खोदा करता और उसी से उसकी आमदनी हुआ करती। और जब वो कोयला खदानों से रिटायर हो गया, उसके बाद वो अपनी पत्नी रूबी के साथ उसके घर के अंदर रहने लग गया था और साथ में वो एक चर्च के अंदर जाने लगा था और चर्च के अंदर उसने सारा का सारा काम संभाल लिया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी उसकी काफी इज्जत थी। जब भी कोई लोग उससे मिलने के लिए आया करते, वो बड़ी इज्जत से उससे मिला करते। और साथ में इसके पोता पोती भी हो चुके थे और जब भी इसको टाइम मिला करता, ये अपने पोता पोतियों के पास जाया करता और उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया करता। और 19 जनवरी 2006 के दिन, यानी कि जब ये 73 साल का हो चुका था, उस दिन सरमन अपने घर के अंदर बैठा था और साथ में उसकी पत्नी रूबी अपने किचन में कुछ काम वगैरह कर रही थी कि तभी अचानक से सरमन ने बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी पत्नी भागकर उसकी तरफ आती है और उसे देखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सरमन को किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक जगह अपनी आंखें टिकाए हुए था और बहुत तेज से चिल्लाए जा रहा था। और रूबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चिल्ला क्यों रहे थे, इसको क्या हो गया है। रूबी ने फिर काफी मशक्कत के बाद उसको हिलाया डुलाया, उससे बात की
और उसे सम्मोहन की अवस्था से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि आपको क्या हो गया था, आप इतनी बुरी तरीके से क्यों चिल्ला रहे थे। तब सरमन ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझे मार देंगे, तुम मुझसे दूर मत जाना। ये बात बार बार सरमन अपनी पत्नी से कह रहा था। पता नहीं सरमन किन लोगों की बात कर रहा था, वो रूबी को भी समझ नहीं आया था कि ये क्या बात कर रहा है। और इसके बाद रूबी सरमन का हाथ पकड़कर उसके पास में ही बैठ गई और वो प्रार्थना करने लगी भगवान से कि जल्द ही मेरे पति ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरमन उस दिन पूरे ही दिन ऐसे बार बार चिल्लाता रहा। वो पता नहीं किस चीज को देखकर डरे जा रहा था और वहां पर चिल्लाना वो शुरू कर देता था। और इसकी वजह से रूबी ने कई बार डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चिल्ला क्यों रहा है। और जब वहां से डॉक्टर चले गए उसके बाद रूबी अपने पति को लेती है और रूम के अंदर चली जाती है। वो सोने के लिए चले गए थे और वो सोच रही थी कि अब ये रात को सोएगा और सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रूबी सुबह उठती है और शर्मन के पास उसके रूम में पहुंचती है, तब वो देखती है कि शर्मन अभी तक सोया नहीं था, यानी कि वो पूरी रात से जाग रहा था। पता नहीं वो ऊपर क्या देख रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी और एक टक वो छत की तरफ देखे जा रहा था, जिसे देखकर रूबी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसके पति को क्या हो गया है। वो रात को सोया भी नहीं है और पता नहीं किस चीज को वो ऊपर की तरफ देख रहा है। इसके बाद रूबी को लगा कि अब उसके जितने भी फैमिली मेंबर हैं, यानी कि उसके बेटे और रिश्तेदार, उन सबको खबर कर देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे शर्मन के साथ दिक्कत चल रही है। जिसके बाद वो फोन उठाती है और अपने सारे रिश्तेदारों के पास फोन कर देती है। उसके बेटे और उसके रिश्तेदार सभी के सभी उनके घर पर पहुंच गए थे, लेकिन जो शर्मन था वो उन सबको देखकर भी डर रहा था। वो अपनी पत्नी रूबी से कहता है कि तुम इन सबको दूर ही रखो, मुझे इनसे खतरा है, ये लोग मुझे मार देंगे। और इन सब ने मिलकर प्लान बनाया है कि ये मुझे सब के सब मार दे, जिसकी वजह से जो शर्मन था वो रूबी को ही अपने पास रहने के लिए कह रहा था, बाकी सबको वो वहां से भगाने की बात करे जा रहा था। और यहाँ पर जब 19 जनवरी आई थी, यानी कि जिस दिन वो चिल्ला रहा था शर्मन, उस दिन से कुछ हफ्ते पहले ही शर्मन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो गई थी, उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में लेकर गई और वहां पर उसका चेकअप वगैरह किया गया। जब डॉक्टरों ने उसके पेट का चेकअप किया तब उन्होंने बताया कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनके पेट के अंदर क्या समस्या है, हमें इसके पेट का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करना होगा ताकि हम पता लगा सके कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ दिन वेट कर ले और इस बीमारी के जो भी लक्षण हैं वो हमें कुछ दिन के बाद दिखाई देंगे। लेकिन जो शर्मन था वो अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने डॉक्टरों से कहा कि मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ऐसा करें कि आप मेरा ऑपरेशन कर दें। इसके बाद शर्मन हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया गया। वहां पर जाने से पहले उसने अपनी फैमिली से गुड बाय कहा और उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसे बेड पर लेटा दिया गया था। वहां पर जो डॉक्टर्स थे और नर्सेज थे वो इधर उधर अपना काम कर रही थी, वो अपना तैयारी कर रही थी शर्मन के ऑपरेशन का। फिर शर्मन वहीं पर लेटा रहता है और थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और उसके हाथ में एक आईवी लगा देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक आईवी लगाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारी ग्लूकोज वगैरह उसी के अंदर लगा दी जाती है, क्योंकि उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और वो शरीर के अंदर फिक्स रहता है। इसलिए उस आईवी को नर्स ने अब शर्मन के अंदर इंजेक्ट कर दिया था और वो उसके अंदर फिट हो गई थी। और अब उस आईवी को लगाने के बाद अब जो नर्सेज थी वो शर्मन से 2-4 बातें करती हैं और अपना काम करती रहती हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर आते हैं जो कि एनीस्थीसिया देने वाले थे शर्मन को। अब वो आकर इसके मुंह के ऊपर पहले तो वो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद अब वो उसके अंदर वो दोनों ड्रग्स पंप करने वाले थे और जो वो दोनों ड्रग्स थी उसमें से जो एक ड्रग्स थी उससे तो शर्मन पूरी तरह से बेहोश हो जाता और जो दूसरी ड्रग्स थी उससे शर्मन का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता, यानी कि वो पूरी तरह से अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। ये दोनों ड्रग्स उसको देनी जरूरी थी क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था। इसके बाद वो डॉक्टर आता है जिसे अब शर्मन को वो एनीस्थीसिया देना था, लेकिन उस डॉक्टर से वहां पर बहुत ही बड़ी गलती हो गई क्योंकि उस डॉक्टर ने शर्मन को एनीस्थीसिया तो नहीं दिया बल्कि उसको वो दवाई दे दी जिससे उसका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता। उसने एनीस्थीसिया देना भूल गया जिससे कि वो बेहोश होता। अब पैरालाइज वाली दवाई उसके शरीर में जा चुकी थी जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। और पैरालाइज वाली जब उसे ड्रग्स दे दी गई अब उसके साथ जो कुछ भी यहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर होने वाला था वो सब कुछ वो महसूस कर सकता था, यानी कि अगर वो बेहोश हो जाता तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से बस उसका शरीर ही नहीं हिलेगा लेकिन वो सारा का सारा महसूस कर सकता है वहां पर जो भी कुछ उसके साथ
साथ होगा। अब सरमन के पास एक नर्स भी थी और सरमन को भी पता था कि उसे बेहोश करने वाली दवाई दे दी गई है। और जो वो नर्स थी उसने सरमन से कहा कि आप 10 से लेके 0 तक की गिनती गिने, तब तक आप बेहोश हो जाएंगे। और सरमन भी जानता था कि वो 10 से 0 तक की गिनती गिनेगा तब तक वो बेहोश हो जाएगा। तब उसने गिनती स्टार्ट कर दी और जब तक वो 0 पे पहुंचा वो बेहोश नहीं हुआ, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। लेकिन सरमन ने काफी बार सर्जरी करवा रखी थी, इसलिए उसे पता था कि हो ना हो वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। शायद हो सकता है जो इसने ड्रग्स दी है डॉक्टर ने वो काफी लेट इस पे रिएक्ट करे, इसलिए वो सोचता है दोबारा से वो 10 से 0 तक की गिनती गिनता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से बेहोश नहीं होता। इसके बाद सरमन को पता चल गया कि वो बेहोश नहीं हो रहा, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही थी। अब वो समझ चुका था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है, अब वो अपने शरीर को नहीं हिला सकता। लेकिन वो अभी भी बेहोश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसकी टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी। जब उसे समझ में आया कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है, उसके बाद उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी वोकल कॉर्ड भी अब पैरालाइज हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो बोल भी नहीं सकता था। लेकिन उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो अपनी आंखों को बहुत तेज से लेफ्ट राइट घुमाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने इसकी आंखों के ऊपर टेप लगा दी थी ताकि ये कुछ भी देख ना सके, यानी कि अगर इसको होश भी आ जाता है तो भी ये अपनी आंखें खोल ना सके, इसलिए इसकी आंखों के अंदर टेप लगा दी गई थी, जिसकी वजह से ये अपनी बंद आंखों के अंदर से ही अपनी आंखों को लेफ्ट राइट घुमाया जा रहा था। और इतनी तेजी से ये लेफ्ट राइट अपनी आंखों को घुमा रहा था, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी थोड़ी टेप हट चुकी थी और इसे थोड़ा थोड़ा बाहर का दिखाई देने लगा था। अब ये साफ साफ देख रहा था कि डॉक्टर वहां पर क्या बातें कर रहे हैं और उसके पास में बहुत सारे डॉक्टर खड़े हैं। और सरमन अब सब कुछ साफ साफ देखे जा रहा था और उसने देखा कि डॉक्टर जो उसका ऑपरेशन करने वाला है उसने अपने ग्लव्स पहने हैं और वो सरमन के पास आ रहा है। सरमन के पास आने के बाद उसने नर्स से बोला कि मुझे स्कैल्प दो। स्कैल्प वो की जिससे ऑपरेशन किया जाता है, वो वाला कटर जिससे पेट काटा जाता है, वो वाला कटर अब उसने नर्स से मांगा डॉक्टर ने, जिसके बाद नर्स ने उसे स्कैल्प दिया। अब स्कैल्प लेने के बाद उसने सरमन के पेट के ऊपर उस स्कैल्प को रखा और उसके पेट को बीच से पूरी तरह से चीर दिया। सरमन अब उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो भयंकर दर्द था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद डॉक्टर ने उसका पेट को काट दिया और उसके पेट को काटने के बाद उसने डॉक्टर ने अपने हाथों से उसके पेट को पूरी तरह से ऐसे फाड़ दिया। फाड़ने के बाद अब डॉक्टर ने नर्स से क्लैंप वगैरह मांगे और क्लैंप मांगने के बाद उसके पेट को टक कर दिया गया, यानी कि उस क्लैंप से उसके पेट को वहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि अगर पेट को काटा जाता है और उसके पेट को खोला जाता है तो वो आपस से बंद हो जाता है। क्लैंप की सहायता से वो खुला रहता है। अब डॉक्टर ने उस क्लैंप की सहायता से उसके पेट को खोलकर रख दिया था, जिसे देखकर अब जो समन था उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था और वो कुछ भी कर नहीं सकता था। और इसके बाद डॉक्टर ने नर्स से वो कैमरा मांगा जो कि छोटा कैमरा होता है और उसको पेट के अंदर डाल के डॉक्टर ने अब सरमन के पेट के अंदर वो चेक करने लगे कि इसके पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद डॉक्टर ने नर्स से सक्शन मांगा और सक्शन लेने के बाद उसके पेट के अंदर डाला गया और उस पेट के अंदर डालने के बाद उसके पेट के अंदर जो भी कचरा था उसको बाहर निकाल लिया गया। और इसके बाद डॉक्टर ने नर्स से फोर्सेक्स मांगी जिससे कि वो उसके गोल्ड ब्लैडर को बाहर निकाल सके। और फिर डॉक्टर ने फोर्सेक्स अपने हाथ में ली और सरमन का गोल्ड ब्लैडर को बाहर निकाल लिया, उसको खींच खींच के उसने बाहर निकाला था। बाहर निकालने के बाद वो चेक करने लगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और इस समय तक सरमन के शरीर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सरमन अब सोच रहा था कि इससे अच्छा तो उसकी मौत ही हो जाए, इतना दर्द उससे झेला नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था कि बस वो जल्दी से जल्दी यहीं पर मर जाए। और इसके बाद सरमन ने अपनी आंखें हिलाना भी बंद कर दिया था, वो सिर्फ एक ही जगह देखे जा रहा था और वो सोच रहा था कि कोई ना कोई डॉक्टर या नर्स में से उसकी तरफ देखेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सरमन अभी तक जागा हुआ है, वो बेहोश नहीं हुआ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनमें से एक नर्स ने सरमन की तरफ देख लिया था और तभी वो चिल्लाने लगी कि रुको रुको रुको, ये सरमन जागा हुआ है। जिसके बाद वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे उसको बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसको एनेस्थीसिया दे। जिसके बाद वो डॉक्टर वहां पर आता है और वो उसके अंदर पेन किलर इंजेक्ट कर देता है और साथ में बहुत सारा एनेस्थीसिया भी दे देता है, जिसकी वजह से सरमन धीरे धीरे अब बेहोश होने लगा था। अब वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और जो वो डॉक्टर था जिसने सरमन को एनेस्थीसिया दिया था, अब वो अपनी गलती का भी उसे एहसास हो गया था। उसे पता चल गया था कि उसने पहले उसे पैरालाइज करने वाली दवाई दे दी थी और वो एनेस्थीसिया देना भूल गया था, जिससे कि वो बेहोश हो जाता। और इसके बाद सरमन तो वहां पर बेहोश हो गया, लेकिन जो वहां के डॉक्टर थे उनके सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब सरमन होश में आएगा वो डॉक्टरों के खिलाफ यहाँ पर केस करेगा, क्योंकि 16 मिनट तक वो इस दर्द को सहन करता रहा। 16 मिनट तक वो पूरी तरह से होश में था और उसने अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन देख लिया था। जिसके बाद जब वो होश में आएगा वो डॉक्टरों के ऊपर
ऊपर यहाँ पर केस करता और वो केस जीत भी जाता, जिसकी वजह से अब डॉक्टर सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए कि ताकि सरमन को ये कुछ भी याद नहीं रहे। और यहाँ पर सभी डॉक्टरों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जो ये समन है इसके अंदर एक और ड्रग्स इंजेक्ट की जाएगी, जिस ड्रग्स का नाम था मीडाजोलैम। ये ड्रग्स ऐसी ड्रग्स थी जिससे कि शरीर के अंदर इंजेक्ट करने के बाद कुछ देर पहले का यानी कि 2-4 घंटे के अंदर का कुछ भी याद नहीं रहता। यानी कि सरमन के साथ जो भी वहां पर हादसा हुआ था, उसने जो कुछ वहां पर देखा था अपना ऑपरेशन, वो सब कुछ भूल जाता। अब उसके अंदर वो ड्रग्स इंजेक्ट कर दी गई थी और उसका ऑपरेशन पूरी तरीके से कर दिया गया था। और इसके बाद जब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और जब उसे रिकवरी रूम में होश आया था, तब सरमन को यह पता चल गया था कि उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लेकिन उसको वो ड्रग्स दे दी गई थी जिसकी वजह से वो सारी चीजें भूल जाए, इसलिए वो कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके सामने जो भी उसके चित्र आ रहे थे ऑपरेशन थिएटर के, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये कुछ क्या हुआ था। और इसके बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया और 19 जनवरी को वही दिन था जिस दिन वो चिल्लाए जा रहा था अपने घर के अंदर बैठकर। और वो चिल्लाने का कारण यही था कि उसकी आंखों के सामने वही ऑपरेशन वाले सारे के सारे सीन आए जा रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये सब कुछ क्या आ रहा है, उसे ये चीजें क्यों दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो बार बार वहां पर चिल्लाए जा रहा था। उसे ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके पेट के अंदर से कुछ बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ ये सारा कुछ ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर हुआ था। और जब सरमन के साथ ये सारी स्थिति बनी रही, उसके बाद उसे डॉक्टरों को दिखाया गया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, लेकिन कोई भी इस चीज का हल नहीं कर पाया। और इसके सर्जरी के 2 हफ्ते बाद सरमन ने सुसाइड कर लिया। और जो उसकी फैमिली वाले थे वो हार मानने वाले नहीं थे, उन्हें पता लगाना था कि सरमन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया। और लकीली उनकी फैमिली के हाथ सरमन की वो रिपोर्ट लग गई जो कि उसके ऑपरेशन के दौरान बनाई गई थी। उन रिपोर्ट को लेकर वो किसी और डॉक्टर के पास पहुंचे और उन डॉक्टर को दिखाया कि इन रिपोर्ट के अंदर कुछ गलती तो नहीं। तब उन डॉक्टर ने बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी गलती है जिसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है, यानी कि वो गलती जब मरीज ऑपरेशन के दौरान जाग जाता है। और जब उनकी फैमिली को इस बारे में पता चल गया, वो सीधे ही कोर्ट में गए। वहां पर जाकर उन्होंने केस दर्ज कर दिया और कोर्ट के अंदर वो केस जीत भी गए और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्हें कितने पैसे मिले और ना ही उस हॉस्पिटल के बारे में बताया गया कि वो कौन सा हॉस्पिटल था, क्योंकि उसकी बदनामी हो जाती। और आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते, जहां पर एक शख्स के साथ इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी हत्या ही कर ली। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।